सभी बच्चों। अब देखो आगे हमने अगला जो चैप्टर हमारा चल रहा था वो चल रहा था मौलिक अधिकार। अब इस मौलिक अधिकार से जो आगे का चैप्टर हम ले रहे हैं वो आपके इस मौलिक अधिकार से ही संबंधित है। कुछ बातें आज जो मौलिक अधिकार वाला सेक्टर है वो अपना क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखो इससे अगला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, तो देखो अगला हमने अभी तक पूरे मौलिक अधिकार थे, जितने भी हमारे 6 मौलिक अधिकार थे, उन मौलिक अधिकारों के बारे में हमने विशेष रूप से चर्चा की थी, जिसमें हमने पूरे मौलिक अधिकार पढ़े। उनके अंदर क्या क्या बातें थी वो भी हमने कंप्लीटली पढ़ी थी। जिसमें सबसे पहला अधिकार पढ़ा था हमने कौन सा, समानता का अधिकार। दूसरा पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा पढ़ा था शोषण का अधिकार। चौथा पढ़ा था हमने धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार। पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। छठा पढ़ा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर हमने 5 प्रकार की रीट पढ़ी थी। पहली थी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी थी परमादेश, तीसरी थी प्रतिषेध, चौथी थी उत्प्रेषण और पांचवी हमारी रीट कौन सी थी बेटे, अधिकार पर्चा थी। तो ये रीटें हमने पढ़ ली थी। हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर विभिन्न प्रकार के अनुच्छेद थे, प्रत्येक अनुच्छेद में कौन सी बात बताई गई है वो भी हमने डिटेल से पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो अभी तक अपन कुछ मौलिक अधिकार की बातें और भी है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों के अलावा एक चीज और आती है जिसका नाम है निवारक नजरबंदी। आज का टॉपिक है निवारक नजरबंदी। अब देखो इस टॉपिक पर अच्छे से अपन को चर्चा करनी है कि सर ये निवारक नजरबंदी क्या होती है। ये एक मौलिक अधिकारों से संबंधित है, क्योंकि अपन को पता है कि मौलिक अधिकार हमें दिए गए, लेकिन उस मौलिक अधिकारों का जो ये अपवाद माना जाता है उसे बोला जाता है निवारक नजरबंदी। जिसमें हमने विशेष रूप से पहली चीज मैं बता देता हूं कि एक हमने रीट पढ़ी थी बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रीट पढ़ी थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे अपन कह सकते थे हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। तो ये जो हमने रीट पढ़ी थी बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, क्या नाम है इसका, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट नाम। अब इस रीट को हमने पढ़ा था तो इसमें सीधा हमने क्या पढ़ा था कि यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर कहां पे पेश करना है, न्यायालय में पेश करना है। तो ये बात हमने पढ़ी थी। इसी का उल्टा है हमारे कौन से, निवारक नजरबंदी। तो सबसे पहले वो चीज है कि निवारक नजरबंदी एक तरफ से देखोगे तो सही लगेगी, लेकिन दूसरी तरफ से देखोगे तो आपको ये अपवाद भी लगेगा। तो ये दोनों प्रकार अपन को इसमें यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले एक ही चीज हमेशा याद रखना कि निवारक नजरबंदी क्या है, सर इसका अर्थ क्या होता है, निवारक नजरबंदी किस प्रकार से लगाई जाती है और किस आदमी पर यह लगाई जा सकती है। तो देखो सबसे पहली चीज तो निवारक नजरबंदी का शाब्दिक अर्थ होता है संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना निवारक नजरबंदी कहलाता है। निवारक नजरबंदी कहलाता है। मतलब कहने का सिर्फ छोटी सी परिभाषा है, कोई ज्यादा हार्डली भी नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना वही क्या कहलाती है, निवारक नजरबंदी कहलाती है। क्या कहलाती है, निवारक नजरबंदी। ये जो निवारक नजरबंदी है ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अपराध को रोकने के लिए लागू की गई। मतलब निवारक नजरबंदी लाने का जो कारण था वो था अपराध। क्या था बेटे, अपराध। मतलब अपराध को पहले से ही रोकना ताकि वो अपराध न हो सके, इसलिए हमारे देश के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, निवारक नजरबंदी का उल्लेख किया गया है। अब इस निवारक नजरबंदी में होता क्या है वो चीज अपन को ऐसे ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि हमारा जो देश है, हमारे देश के अंदर यदि मान लो कि अपन कह सकते हैं हमारे देश की एकता या अपन कह सकते हैं अखंडता, इन दोनों को किसी भी प्रकार से किसी भी आतंकवादी घटना के कारण ऐसा यदि खतरा इस पर मंडराने लग जाए कि हकीकत में हमें कोई ऐसा कुछ दिनों में ऐसी होने वाली है
घटना जो हमें हमारे देश की एकता और अखंडता को क्या करेगी, अलग करेगी या इनको मतलब क्षति पहुंचाएगी, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार या राज्य सरकार निवारक नजरबंदी का प्रयोग करके, और जो व्यक्ति इससे आकर्षित लग रहा है कि भाई रियल में ये आदमी अपराध कर सकता है, तो कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे राज्य सरकार को ये अनुमान हो जाए कि ये अपराध करने वाला है, क्या है बेटे, अपराध करने वाला है, तो इस कंडीशन के अंदर उसको निवारक नजरबंदी के तहत क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार। तो ये जो निवारक नजरबंदी के तहत जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है ना, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण वाले नियमों को फॉलो नहीं करेगा। मेन चीज ये ध्यान रखना है, यदि कोई व्यक्ति निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार हुआ है तो इसमें ये 24 घंटे वाला नियम नहीं लगेगा। तो सर फिर क्या होगा, तो देखो इससे निवारक नजरबंदी में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को 3 माह तक, कितने माह तक, 3 माह तक नजरबंद रखा जा सकता है। कितने माह तक, 3 माह तक कस्टडी में रखा जा सकता है। उससे पूछा जा सकता है कि तू ऐसा क्या करने वाला है कि हमारे देश के अंदर जो आतंकवादी घटना बढ़ने वाली है, तो मान लो कि वो संदेह बनाया जाता है एक प्रकार से कि ये रियल में अपराधी हो सकता है, तो उस कंडीशन में उसे गिरफ्तार करके और उसे कितने माह तक रख सकते हैं, 3 माह तक अपने पास में वो रख सकते हैं। मतलब ये बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के वो 3 माह तक अपने पास में रख सकते हैं। मेन चीज ये याद रखना है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो कितने माह तक रख सकते हैं बेटे, 3 माह तक रख सकते हैं। तो याद रह जाएगा ये चीज, ठीक है। तो ये थी हमारे एक निवारक नजरबंदी क्या है, इसके बारे में हमने परिभाषित किया। निवारक नजरबंदी एक अपवाद के रूप में हमें देखने को मिली। अब इस निवारक नजरबंदी से संबंधित हमारे देश में अधिनियम आए, मतलब ये अपराध को रिलेटेड करने के लिए 2 अधिनियम भी हमारे दिए हुए, तो उन पर भी देखो चर्चा करते हैं अपन। तो सबके समझ में आई निवारक नजरबंदी किसे कहते हैं, सीधी परिभाषा याद रख लेना कि संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना निवारक नजरबंदी कहलाती है, जिसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार को ऐसा लग जाए कि संबंधित व्यक्ति कोई अपराध करने वाला है, उनको संदेह हो जाए तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। किसके तहत, निवारक नजरबंदी के तहत। इसमें न्यायिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को 3 माह तक कस्टडी में रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारे कौन सी बेटे, निवारक नजरबंदी। अब इस निवारक नजरबंदी से पहला जो कानून आता है, जो अधिनियम हमारा बनता है, वो आता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। याद रखना इसको, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी एक निवारक नजरबंदी से संबंधित है। किससे बेटे, निवारक नजरबंदी से संबंधित है। अब देखो ये कैसे संबंधित है, सर इसमें ऐसा क्या दिया हुआ है कि यह निवारक नजरबंदी से संबंधित है। तो देखो सबसे पहले ये अधिनियम है जो सबसे पहले लाया गया था दिसंबर 1980 में। दिसंबर 1980 के अंदर ये अधिनियम लाया गया था, जो आगे चलकर हमारे देश में क्या बन गया था, कानून। मतलब क्या बन गया, कानून। आज जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है वो एक प्रकार से क्या बेटे, कानून है। क्या है, कानून। तो इस अधिनियम के अंदर फिर क्या होता है कि इस अधिनियम के अंदर थोड़े से की कानून बन जाता है। तो इसके बाद इस अधिनियम के अंदर आपको याद रखना है जून 1984 में, कौन सी डेट है, जून 1984 के अंदर इसमें होता है संशोधन। क्या होता है बेटे, संशोधन। और इस संशोधन के तहत इस कानून को और क्या बना दिया जाता है, कठोर बना दिया जाता है, कठोर बना दिया जाता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है वो कब आया था, दिसंबर 1980 में। आगे चलकर ये क्या बन गया बेटे, कानून बन गया, ठीक है। फिर इसमें जून 1984 में क्या हुआ, संशोधन। और संशोधन इसमें ऐसा किया गया कि इसे और कठोर बना दिया। क्या बना दिया बेटे, और कठोर। और इसमें जो कठोर बनाने वाले जो संशोधन थे वो मुख्य रूप से कितने संशोधन किए, 2 संशोधन हुए। कितने संशोधन हुए बेटे, 2।
कौन से के तहत? जून 1984 के तहत। याद रह जाएगा यहाँ तक। अब ये दोनों संशोधन कौन कौन से हैं, ये चीज अपन को इसमें देखना है। तो देखो सबसे पहला, ये पहला जो संशोधन हुआ वो क्या है? निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुनः नए आदेश के द्वारा 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है मतलब कहने का ये हुआ कि ये हुआ इसमें कौन सा संशोधन? पहला संशोधन। किसके तहत? जून 1984 के राष्ट्रीय सुरक्षा संशोधन अधिनियम कहता है। तो पहला संशोधन इसमें क्या हुआ बेटे कि निवारक नजरबंदी के तहत यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो पहले कितना समय था? मैंने बताया था 3 माह का। अब इसमें और बता दिया कि भाई यदि ऐसा लग रहा है 3 माह में हमें कुछ पता नहीं चला है तो 3 माह के बाद इसे और भी नया आदेश लेकर अपन इसको 3 माह के आगे बढ़ा सकते हैं। नया आदेश कैसे मिलेगा? तो देखो संविधान परामर्श समिति के द्वारा जिसमें एक जज होगा, मतलब एक न्यायाधीश होगा। अपन कह सकते हैं ये क्या होगा? उसमें न्यायाधीश शामिल होगा। तो ये जो एक मीटिंग बुलाएंगे कि भाई यदि इस बंदे में 3 माह तक हमें कुछ पता नहीं चला है, अगले 3 माह तक हमें इसमें क्या करना है? पता करना है। तो उसे पता करने के लिए हमें संविधान परामर्श समिति है, उसका एक समिति गठित किया जो आपराधिक मामलों पर कार्यवाही करती है। तो इस मामले के अंदर अपन क्या करेंगे कि इस समिति में एक मुख्य न्यायाधीश को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि हमें हाल तक इस बारे में पता नहीं चला है, तो क्या इस प्रक्रिया को 3 माह के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो पहला संशोधन है ये किसमें हुआ था बेटे? ये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसमें किया गया? निवारक नजरबंदी में। याद रह जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद के अंदर जो संशोधन आता है वो कौन सा? दूसरा संशोधन क्या हुआ इसमें? मैंने कितने लिखे? 2 संशोधन। तो पहला तो हमने कर लिया पूरा। अब दूसरा संशोधन क्या लिखा है कि संबंधित व्यक्ति के प्रत्येक नजरबंदी पर अलग अलग समिति के द्वारा विचार विमर्श करना। तो ये कौन सा संशोधन है? ये है दूसरा। और ये कौन सा बेटे? पहला। तो पहला तो सीधा साधा है कि भाई सीधी बात बताई गई है कि जो निवारक नजरबंदी का जो समय था 3 माह, उसे अपन पूर्ण आदेश के द्वारा 3 माह और बढ़ा सकते हैं, जिसकी हमें अनुमति लेनी पड़ती है संविधान परामर्श समिति, जिसमें एक मुख्य जो न्यायाधीश है उसमें क्या होता है? शामिल होता है। दूसरा जो हमने बताया हुआ संबंधित व्यक्ति के द्वारा जिसे पकड़ा गया है उसे नजरबंदी पर, मतलब उसका जो आधार है अलग अलग होते हैं, जैसे ये क्या अपराध करने वाला है, कहां पे गया, कैसे गया, तो उस हर मसले पर मतलब अलग अलग समिति के द्वारा क्या होना चाहिए? विचार विमर्श, ताकि उसका निचोड़ निकाला जा सके कि ये रियल में अपराध करने वाला है या नहीं है। तो ये थी हमारे कौन से बेटे? एक छोटी सी निवारक नजरबंदी। तो उसमें सबसे पहला जो कानून बना था वो कौन सा है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसमें 2 बात याद रखनी, एक तो दिसंबर 1980, एक जून 1984। बेटे सबको याद रह जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या संशोधन हुए? 2 संशोधन मुख्य रूप से किए गए। ये दोनों संशोधन आपके सामने, तो ये समझ में आई चीज, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे से एक चीज और भी ध्यान रखना कि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम था, मतलब अपन कह सकते हैं आपराधिक गतिविधि, अपराध गतिविधियों से संबंधित था, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये राजनीतिक परिदृश्य में था। किसमें था? राजनीतिक या आपराधिक जो सेक्टर उससे संबंधित ये अधिनियम माना जाता है। अब इसके अलावा अपराध के अंदर ये तो एक अपराध सामान्य बात है, हमारे यहाँ की बात है,
एक होता है आतंकवाद। क्या होता है बेटे? आतंकवाद। तो आतंकवाद के संबंध में भी हमारे देश में एक अधिनियम बनाया गया जो कि निवारक नजरबंदी के तहत ही उसे माना जाता है। तो देखो वो अधिनियम देखते हैं। आतंकवाद संबंधित तो पहले बन चुका था। तो दूसरा अधिनियम आपको याद रखना है, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम। ये जो अधिनियम बना था, ये बना था आपके 1974। कब बना था? 1974 में। तो याद रखना हमेशा, गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम कब बना? 1974 में। इस कानून का जो संबंध था वो किससे था? आतंकवाद से। किससे था? आतंकवाद से। अब ये सर क्यों बनाया? क्योंकि आपको पता है कि पहले आतंकवाद को नियंत्रण करने के लिए कानून चलता था जिसका नाम था पोटा कानून। क्या नाम था? पोटा कानून। इस पोटा कानून के तहत जिस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी वहां पे ऐसे कई लोगों को चिन्हित कर लिया जाता था और उनको निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार करके उनसे वो चीजें उगलवाने का काम करते थे। बाद में पोटा कानून समाप्त हो गया था। फिर धीरे धीरे जैसे वापस हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगी तो इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, हालांकि पोटा कानून तो समाप्त हो गया, तो फिर हमारी सरकार ने एक कानून लाया जिसका नाम है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 1974। इस अधिनियम के अंदर कई तत्व है ना, वो पोटा कानून का सेम रूल लगाया गया। मतलब पोटा कानून के अधिनियमों को लागू किया गया। तो ये बात अपन को किसमें याद रखना बेटे? का गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 1974। तो क्वेश्चन छोटा भी पूछा जा सकता है, बड़ा भी पूछा जा सकता है। आप विश्लेषण कर सकते हो इस चीज का भी। सीधा आ गया भाई, गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? 1974 में। किसका स्थान लिया इसने? पोटा कानून का। पोटा कानून किससे संबंधित था? आतंकवाद से। मतलब आतंकवाद की घटनाओं को कम करने का। हालांकि इसको कहा कि भाई जम्मू कश्मीर को छोड़कर लगाना, लेकिन जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा है। अब तो ये पूरे देश में लागू है। किसमें बेटे? पूरे देश में। इसीलिए तो धारा 370 हटाई थी हमने। धारा 370 हटाने का फायदा यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है। पहले क्या होता था कि जिससे हम आतंकवाद संबंधी कोई भी नियम बनाते थे वो हमारे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। मेन चीज ये किस धारा में, और कुछ भी नहीं था, क्योंकि पहले संसद से अप्रूव करवाना पड़ता था कि वहां पे कानून लागू होगा या नहीं होगा। वहां का राज्यपाल वापस देगा, फिर राष्ट्रपति आदेश निकालेगा, तब जाकर वहां पर कोई कानून लागू होता था हमारे देश का। लेकिन फिर भी अब क्या होता है, अब कोई भी कानून है वो हमारा लागू होगा। इसका मतलब ये भी कानून अब जम्मू कश्मीर में भी क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां कहां पे होगी? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में भी जब यहाँ का प्रशासन इस प्रकार निवारक नजरबंदी कर करके और लोगों से उगला लेगा तो शायद हमें पता है कि आतंकवाद का क्या हो जाएगा? खात्मा हो जाएगा। तो ये भी एक सबसे बड़ा बेनिफिट माना जाता है किसको? इस धारा 370 को। तो ये भी चीज अपन को ध्यान रखना है। तो एक छोटा सा पॉइंट था आपके निवारक नजरबंदी। ये हो गए आपके कंप्लीट। ठीक है। अब ये मौलिक अधिकारों में एक अलग से भाग था जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो निवारक नजरबंदी के बारे में हमने फुल डिटेल से चर्चा ली है कि निवारक नजरबंदी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटे? संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना। मतलब एक निवारक नजरबंदी होता है ना, ये एक आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है, जबकि एक अपराध को रोकने का तरीका है। क्या बेटे? अपराध को रोकने का तरीका है। वो क्या है? निवारक नजरबंदी। अब इस निवारक नजरबंदी के तहत किसी व्यक्ति को कितने दिन तक रख सकते हैं? तो अपन कह सकते हैं 3 माह तक। अधिकतम कितने? 3 माह तक। लेकिन फिर वो ये कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1984 में संशोधन हुआ था, इसमें वापस कह दिया कि भाई नया आदेश पारित करके इसकी आयु को और 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीजें अपन को इसमें ध्यान रखना। 2 अधिनियम संबंधित है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि निरोधक या निवारण अधिनियम। ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो लास्ट चैप्टर हमारे इसमें बचा है मौलिक अधिकारों में, वो बचा है कि मौलिक अधिकारों का की आलोचना। मौलिक अधिकारों की
आलोचना। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बेटे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चलते चलते कि भाई मौलिक अधिकारों की आलोचना बताओ। आलोचना का मतलब बुराइयां बताना। अब तक तो हमने अच्छाइयां बताई थी, तो क्या सर इसमें मौलिक अधिकार में बुराइयां भी है? बिल्कुल है। आपके सामने भी प्रस्तुत होगी भाई क्या क्या बुराई इसमें मानी जाती है। तो देखो सबसे पहली चीज तो आलोचना का मतलब होता है बुराई करना, मतलब ऐसी चीज बताना जो हमें कमी लग रही है। क्या लग रही है बेटी? कमी। वही हमेशा क्या कहलाएगी? आलोचना। तो सबसे पहले इसमें मौलिक अधिकारों में बताया गया है कि हमें मौलिक अधिकार है जो कि हमें जनता को प्रदान किए गए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक हाथ में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए और दूसरे हाथ से ले लिए गए। दूसरे हाथ से ले लिए गए। ये आलोचना दी गई। क्या दी गई? आलोचना। क्योंकि अब आगे पता चल जाएगा कि कैसे एक हाथ में हमें दिया, एक हाथ से ले लिया, तो वो चीजें अपन को आगे इसमें पता चलेगी। तो सबसे पहली चीज तो एक हाथ में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए और दूसरे हाथ से ये लिए। अब देखो दूसरी बात इसमें क्या है? आपातकाल के अंदर अपन को पता है कि मौलिक अधिकार है ना, वो एक ही कंडीशन में निलंबित किए जा सकते हैं। केवल वो कंडीशन कौन सी है? आपातकाल। मैंने बताया था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कितनी होती है? 3 होती है। सबसे पहली होती है, उसे बोलते हैं राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद नंबर 352। दूसरी होती है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356। तीसरी कौन सी होती है? वित्तीय आपात, जो अनुच्छेद नंबर 360 के तहत लगाई जाती है। तो वो तीनों शक्तियां क्या कहलाती? आपातकाल। तो अपन कह सकते हैं आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित करना न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब क्या है? न्यायोचित का मतलब है कि ये तो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो हमें इससे तो कोई परहेज है ही नहीं। बात तो सही है कि भाई इसमें क्या बताया कि आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबित करना क्या है बेटे? न्यायोचित है। मतलब है कि अपन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन इसमें आगे क्या बताया जाता है? लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में, मतलब कहने का जो राजनीतिक है, राजनीतिक क्षेत्र द्वारा नागरिकों के अधिकारों को दबाया जाता है। ये अक्सर अपन देखते हैं कि हमें खुलकर बोलने की आजादी नहीं होती है। कई बार पुलिस के लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। कई प्रकार के मतलब हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो सरकार हम पर क्या करती है? अत्याचार करती है। तो वो भी एक इसका क्या माना जाता है बेटे? आलोचना। कि भाई यहाँ तक तो सही है, लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्र के द्वारा जो हम पर दबाव बनाया जाता है वो एक मौलिक अधिकारों की क्या मानी जाती है बेटे? आलोचना मानी जाती है। ऐसे मौलिक अधिकार नहीं होने चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद में जो तीसरी बात इसमें बताई गई है वो क्या बताई गई? देखो मौलिक अधिकारों में SC, ST, OBC को क्या दिया गया? आरक्षण। मतलब इनको एक प्रकार से तो क्या दे दिया गया? आरक्षण दे दिया गया। लेकिन दूसरी चीज क्या बता रही है कि देश में अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी के कारण लोग हैं जो कि इस चीज का फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि देश को सबसे पहले शिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी को मिटाना चाहिए, ताकि ये जो SC, ST, OBC है ये अपने आरक्षण का क्या ले सके? फायदा ले सके। मतलब इनको भी आरक्षण की शिक्षा में आगे बढ़ोतरी, उच्च हो सके। दूसरी तरफ इसमें चौथी क्या बात बताई गई है कि जो शोषण का विरुद्ध अधिकार है, इसकी आलोचना इसमें बताई गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में स्त्रियों, बच्चों एवं गरीब कामगार को संरक्षण प्रदान किया गया। मतलब गरीब कामगार उनमें इनको क्या दिया गया?
संरक्षण दिया गया है, लेकिन वो चीजें कि भाई इनको मतलब शोषण के विरुद्ध दिया गया है, लेकिन वो चीजें कि राजनीतिक पार्टियां, लोगों के अंदर गरीबी आना और अशिक्षा का माहौल पैदा होना, तो ये लोग इन चीजों को आगे फायदेमंद नहीं ले सकते हैं। और साथ के अंदर अपन कह सकते हैं कि हमारे जो न्यायालय की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो भी क्या बेटे जटिल है, लंबी है और अपन कह सकते हैं खर्चीली है। तो ये जो होने के कारण ये लोग इन चीजों का पूरा फायदा नहीं उठा सकते हैं। यदि मान लो कोई गरीब आदमी है, उसके विरुद्ध यदि कोई शोषण हो रहा है, तो वो अपने पैसों के मतलब देखिए न्यायिक प्रक्रिया जटिल है, वकील के पास जाएंगे तो वकील पैसा लेगा, तो इस कारण से वो अपना जो न्याय है वो नहीं प्राप्त कर पाता है। तो ये भी एक प्रकार से हमें इसमें क्या दिखाई देती है बेटे, आलोचना दिखाई देती है। क्या देती है बेटे, आलोचना। अगली जो अपन यदि पांचवी की बात करें तो पांचवी आलोचना इसमें क्या बताई गई है कि जो व्यवस्थापिका है, क्या बेटे, व्यवस्थापिका, इसकी निरंकुशता पर रोक लगाने में हमारे जो मौलिक अधिकार है वो समर्थ नहीं है। कहने का मतलब है कि जो व्यवस्थापिका होती है, जो मेन लीड की हड्डी होती है, जो हमारे देश में क्या बनाती है, कानून, उस कानून को अपन मतलब नहीं रोक सकते। हालांकि हमें जनता की अंतिम शक्ति दी गई है, लेकिन व्यवस्थापिका की निरंकुशता के कारण हम जो संसद है और विधानसभा है उनके द्वारा बनाए गए कानून ही वैध माने जाते हैं और जनता की बातें उसमें नहीं मानी जाती है। जैसे अभी वर्तमान के अंदर रेलवे का निजीकरण हो रहा है, तो अपन उस रेलवे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उस पर हमारा जन सरकार का कोई ध्यान नहीं जाता है। तो सरकार का ध्यान नहीं जाना ये हमेशा व्यवस्थापिका की क्या कहलाएगी, निरंकुशता। तो इससे भी छुटकारा या न पाने या न दिलाने में हमारे मौलिक अधिकार सफल नहीं हुए। तो ये कुछ आलोचनाएं होती है मौलिक अधिकारों, मतलब आपको बुराइयां बताना है कि आज भी हमारे देश में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, फिर भी लोग इनसे क्या बेटे वंचित है, इनका सही ढंग से सरकार के द्वारा पालन नहीं किया जाता है। राजनीतिक जो हित होते हैं वो लोग इसमें घुसाकर और अपना एक लाभ बनाने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। जैसे SC, ST, OBC है, इनको आरक्षण दिया गया, लेकिन ये आरक्षण है ना व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक है। क्या बेटे, राजनीतिक। कैसे, जैसे मान लो कि मैंने बताया कि सबसे पहले हमने आरक्षण की प्रक्रिया 1960 तक रखी थी। 25 जनवरी 1960 तक उन्होंने आरक्षण रखा था कि ताकि जो SC, ST है वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर सरकारी क्षेत्र में अपनी भागीदारी को बना सके या लोकसभा राज्यसभा में सीटों में इनकी संख्या को मिला सके, इसलिए हमने ये आरक्षण 25 जनवरी 1960 तक बनाया था। लेकिन आज वही चीज है कि ये जो आरक्षण है ये किसने पकड़ लिया, राजनीतिक ने। किसने पकड़ लिया, राजनीतिक ने। अब हर 10 साल होते हैं, इसको 10 साल के लिए बढ़ा देते हैं। हर प्रत्येक, जैसे 2020 के अंदर आपको पता हाल ही के अंदर इस आरक्षण को बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। कब तक कर दिया गया, 25 जनवरी 2030 तक। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है आरक्षण की प्रक्रिया का, ये केवल है ना व्यवहारिक तौर पर राजनीतिक लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, राजनीतिक लोग कर रहे हैं। इसमें संविधान का कोई रोल या मौलिक अधिकारों का कोई रोल इसमें नहीं है। समानता के आधार पर रहना चाहिए, उसका भी इसमें क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। ये मैंने आपको अधिकारों में बताया भी था। तो ये जो राजनीतिक मेन चीज है ना, यही हमारे मौलिक अधिकारों की क्या मानी जाती है, आलोचना मानी जाती है। तो अपन कह सकते हैं देश में संविधान तो है, लेकिन इस राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक प्रक्रिया है इसमें ज्यादातर भागीदारी बन गई है, इसलिए ये मौलिक अधिकार है, इनका स्वरूप दिनों दिन क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। हालांकि इतना कमजोर नहीं जितना अपन बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये दिनों दिन क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। तो इसी के साथ ये आपके मौलिक अधिकार का चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। अब अगला अपना चैप्टर होगा नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार मैंने कंप्लीटली करवाए, और यदि कोई भी बच्चे के नहीं समझ में आ रही है तो अपना कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और जो भी बार बार वीडियो देखे, पिछले वाले जितने भी वीडियो बनाए उनको भी बार बार देखे, ताकि कोई भी चीज है वो हमारे क्या होती जाए, कंप्लीट हो जाए। ये जो पूरा सिलेबस है NCERT के अकॉर्डिंग है, आपके 12th पॉलिटिकल है ये, ठीक है। ये किसी भी कंपटीशन बेस पर नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। ओके।